तो हम लोग बात कर रहे थे आपका किसका, विभिन्न लोगों का उपेक्षा की विधि में क्या उत्तरदायित्व यह हो सकता है। मेडिकल नेग्लिजेंस ये हम लोगों ने देखा था। अब जो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादक हैं उनका ये क्या दायित्व है अपने कंज्यूमर के प्रति। इस विषय पर तो हम लोगों ने डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन देखा ही था, और डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन में कहा था कि मैन्युफैक्चरर को यह मानना होगा कि उसका माल अंतिम रूप से उपभोक्ता के पास जाना है, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि उपभोक्ता की उससे कोई संविदा ये नहीं है, या उपभोक्ता उससे सीधे संबंधित नहीं हो रहा, इसलिए उपभोक्ता के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है, ये नहीं कह सकता वो। क्योंकि लॉर्ड एटकिन ने कहा था कि जब भी आप कोई काम ये करने वाले हैं तो उस काम से प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित होगा ये आपके ध्यान में होता है, और जो उस काम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होने वाला व्यक्ति है वह सन्निकटता के साथ आपका पड़ोसी है, आपके पूर्वानुमान में है वो व्यक्ति, वह पूर्वानुमानित व्यक्ति है जो आपके काम से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या अनंत हो सकती है जो आपके काम से प्रभावित हो जाएंगे, लेकिन आपके काम से प्रत्यक्ष प्रभावित होने वाले ये आपके पूर्वानुमान में होते हैं। वो लोग जो आपके काम से प्रभावित होंगे सारे के सारे आपके ध्यान में हो, यह आवश्यक नहीं है। हम लोगों ने देखा था कि साहब एक मोटरसाइकिल लड़ गई, ठीक है, वादिनी सब्जी बेच रही थी, उस आवाज के कारण उसका एबॉर्शन हुआ था, नहीं उसे इंटाइटल्ड नहीं माना, क्यों, पूर्वानुमान के योग्य नहीं है वह क्षति। लेकिन जब आप कोई काम करते हैं तो उस काम से प्रभावित होने वाले लोग कौन कौन हो सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जिनका पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं, और जब पूर्वानुमान आप लगा सकते हैं तो कम से कम उन व्यक्तियों के प्रति आप एक कर्तव्य के अधीन हैं, और यह कर्तव्य उस दशा में और बढ़ता है जब आप ऐसे माल के उपयोग, ठीक, ऐसे माल के उत्पादक जिस माल का उपयोग ये किसी व्यक्ति को करना है और उसके उपयोग से पहले उस माल के निरीक्षण का कोई अवसर ये उस व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी दशा में एज अ मैन्युफैक्चरर जो आपकी लायबिलिटी है वो इस व्यक्ति के प्रति और बढ़ जाती है। लॉर्ड एटकिन ने कहा था ये सारे आपके पड़ोसी हैं और इनके प्रति सावधानी आपको ये बरतनी चाहिए, और इनके प्रति अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो आप अकृत्य की विधि में इनके प्रति दायी ये ठहराए जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरर की जो लायबिलिटी है वो इसी ढंग से निर्धारित की जाती है डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन इसमें प्रतिपादित सिद्धांत के मुताबिक। यानी जो किसी माल के उत्पादक हैं वे उपभोक्ता के प्रति सीधे ये दायी ठहराए जाएंगे यदि उनके द्वारा उत्पादित माल जिस तरह उत्पादित किया गया था, जिस स्वरूप में उत्पादित हुआ था, वो एज सच जैसा उत्पादित हुआ था बिल्कुल ठीक वैसा ही उत्पादक के हाथ में पहुंच गया, वो उपभोक्ता के हाथ में पहुंच गया, और उपभोक्ता के द्वारा उस उत्पादित वस्तु के, ठीक है, उपभोग किए जाने के कारण किसी प्रकार का नुकसान
ये सहन करना पड़ा है उपभोक्ता को, तो उत्पादक सीधे दायी ठहराया जाएगा। और यहां एक बात और ध्यान रखने लायक है, जब आप माल के उत्पादकों का उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व ये लिखते हैं, तब इस बात को प्रमुखता के साथ लिखा जाना चाहिए कि उत्पादक उपभोक्ता के प्रति दायित्व के अधीन नहीं है, ये माना नहीं जाएगा यदि उपभोक्ता ये कहे कि अगर ये देखते तो इन्हें उत्पाद की कमी ये पता लग जाती है। ठीक है, ये उत्पादक के लिए बचाव का तर्क नहीं है। उत्पादक ये कहकर अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता कि उपभोक्ता यदि उत्पादित वस्तु का सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करता तो वह उत्पादित माल की कमी को पकड़ लेता। ठीक है, देखा यह जाएगा कि जिस श्रेणी का उत्पाद ये उत्पादक ने उत्पादित किया है, जिस ढंग का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया है, उस ढंग के प्रोडक्ट को आदतन उपभोक्ता उपभोग करने से पहले निरीक्षित करते हैं या नहीं। भले ही उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कमी पकड़ी जा सकती थी, लेकिन फिर भी देखा यह जाएगा कि आपने जो प्रोडक्ट ठीक है मैन्युफैक्चर किया है, आदतन उपभोक्ता उस प्रोडक्ट के साथ कैसा व्यवहार ये करते हैं। अगर आदतन वो उस प्रोडक्ट का निरीक्षण ये नहीं करते हैं, तो फिर आपके द्वारा उत्पादित वस्तु की कमी ये भले ही निरीक्षण से जानी जा सकती हो, किंतु आप उपभोक्ता के प्रति उत्पादक के तौर पर दायी ठहराए जाएंगे। अगर वस्तु आप ऐसी उत्पादित कर रहे जो तुरंत उपभोग के योग्य है, जैसे बिस्कुट का पैकेट आप लाए, तुरंत खोला गया, खा लिया। बिस्कुट का पैकेट एक प्रॉपर उदाहरण इसलिए नहीं है क्योंकि उसका रैपर हटाते हैं, रैपर हटेगा तो कुछ अगर गड़बड़ है तो दिखाई दे जाएगी। लेकिन दोनों पर से स्टीवेंसन इट इज आल्सो एप्रोप्रिएट केस, क्योंकि जिंजर बियर या कोई कोल्ड ड्रिंक या कोई हॉट ड्रिंक या कोई सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, कंज्यूमर तुरंत कंज्यूम करता है। और जिंजर बियर उसमें तो ब्लैक बोतल थी, अपारदर्शी थी बोतल। अगर पारदर्शी रही होती तब भी हो सकता है डोमोग्रेस स्टीवेंसन में यह कहा गया होता कि निरीक्षण का अवसर उपलब्ध था। तो कुल मिलाकर जो कसौटी दायित्व की वो ये देखी जाएगी कि मैन्युफैक्चरर किस प्रकार के माल का मैन्युफैक्चरर है, और आदतन उसके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड माल को उपभोक्ता कंज्यूम करने से पहले, उपभोग करने से पहले निरीक्षण करते हैं या नहीं। आदतन इस विशेष मामले में उसने निरीक्षण किया था या नहीं किया था, इससे फर्क नहीं पड़ता। दायित्व का सिद्धांत ये है, उत्पादकों के दायित्व को इसी प्रकार निर्धारित किया जाएगा। और उत्पादकों का यही सिद्धांत, उत्पादकों के संबंध में दायित्व का ये जो सिद्धांत है, ये केवल उत्पादकों के संबंध में लागू किया जाए, ऐसा भी नहीं। ये सिद्धांत मरम्मतकर्ताओं के संबंध में भी लागू किया जाता है। ये सिद्धांत आपूर्तिकर्ता, जिन्हें सप्लायर बोलते हैं, उनके संबंध में भी लागू किया जाता है। यही सिद्धांत डिस्ट्रीब्यूटर, उनके संबंध में भी लागू किया जाएगा। अगर आपके पास कोई वस्तु मरम्मत के लिए आई है, आप मरम्मत करता है, तो आपका यह कर्तव्य है
कि आप वस्तु की मरम्मत इस प्रकार करें, इतनी सावधानी से करें और मरम्मत के उपरांत उस वस्तु को, ठीक है, उस उद्देश्य से प्रयोग करके यह सुनिश्चित करें कि मरम्मत के उपरांत जब वह वस्तु किसी के द्वारा उपयोग की जाएगी तो उपयोगकर्ता को मरम्मत की गई वस्तु से कोई नुकसान न हो। और अगर आपने इस कर्तव्य का भंग किया तो आप अपकृत्य की विधि में संबंधित व्यक्ति के प्रति दायित्व के अधीन ये ठहराए जाएंगे। और ये आपका कर्तव्य उन दशाओं में और गुरुतर हो जाता है और हैवी हो जाता है जब आप ये जानते हो कि जिस वस्तु की आपने मरम्मत की है उसका उपयोग केवल वही व्यक्ति करे जिसने मरम्मत करवाई है, ऐसा नहीं है, बल्कि अन्य लोग भी उसका उपयोग ये कर सकते हैं। तब आपका ये कर्तव्य और बनता है। आपकी किताबों में एक मुकदमा, ठीक है, उत्पादक का दायित्व, तो उसके संबंध में तो डोनोग वर्सेस स्टीवेंसन है, यही है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुकदमे ये आपकी किताबों में दिए। जैसे उन्होंने कहा कि ऊनी कपड़े खरीद के लाए, मैन्युफैक्चरर ने फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के समय कपड़े को साफ करने के लिए उसे गंधक इससे धोया और गंधक से धोने के बाद प्रॉपरली उसको वॉश ये नहीं किया। गंधक के कण, ठीक है, उसी में रह गए और गंधक के कण उसमें रहने के कारण वादी को डर्मेटाइटिस यानी त्वचा संबंधी रोग ये हो गया। मैन्युफैक्चरर को लाइबल ये ठहराया गया क्योंकि आप स्वेटर खरीद के लाते हैं, ठीक है, मार्केट से, या कोई वूलन गारमेंट खरीद के लाते हैं तो उसको चेक नहीं करते, पहनते ही है सीधे। तो ये माना गया कि मैन्युफैक्चरर ड्यूटी बाउंड है कंज्यूमर के प्रति, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके द्वारा मैन्युफैक्चर्ड चीज, ठीक है, ये दूसरे के द्वारा उपयोग की जाएगी। एक प्रॉब्लम तो आपके यहां खूब पूछी जाती है। जो वादीगण थे वो प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारी थे। प्रतिवादी संख्या 1 ने उन्हें छेनी और हथौड़ी ये उपलब्ध कराई थी, ठीक है, क्योंकि वादीगण कर्मचारी है, प्रतिवादी संख्या 1 है। प्रतिवादी संख्या 1 कौन है? नियोजक, इंप्लॉयर। उसने वादीगण को काम करने के लिए छेनी और हथौड़ी ये दी है। छेनी और हथौड़ी इससे काम करते समय वो छेनी टूटी और टूटने के कारण उसका जो एक हिस्सा है ये वादी की आंख में पड़ा, वादी जख्मी हुआ। ये कहा गया कि प्रतिवादी संख्या 1 ये उत्तरदायी है क्योंकि इन्होंने ठीक वस्तु अपने कर्मचारी को काम करने के लिए उपलब्ध नहीं कराई है। न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 1 को नहीं, प्रतिवादी संख्या 2 जिनसे उस छेनी हथौड़ी को खरीदा गया था उन्हें उत्तरदायी माना। क्यों? उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 का अपने कर्मचारी के प्रति सतर्कता बरतने का कर्तव्य था और इस सतर्कता बरतने का कर्तव्य उसने पूरा कर दिया जब उसने उन्हें उपलब्ध कराए गए उपकरण, ठीक है, एक क्रेडिबल उत्पादक से खरीदे। ऐसा उत्पादक जो कि, ठीक है, क्रेडिबल मैन्युफैक्चरर है, जिसकी साख है मार्केट में, उससे खरीदकर उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दिया। अब तो इनका दायित्व एज ए मैन्युफैक्चरर था, इन्हें ठीक से निरीक्षण करना चाहिए था ताकि कोई व्यक्ति जो इनके द्वारा उत्पादित माल का उपभोग करे उसे कोई नुकसान ना हो। और यही स्थिति मरम्मतकर्ताओं की है। एक मामले में
क्या हुआ कि कार का पहिया, इसकी मरम्मत कराई गई और प्रतिवादियों से कहा गया कि कार में फिट कर दीजिए, उन्होंने फिट कर दिया। जब कार लेकर चला तो पहिया, ठीक है, इस प्रकार निकल गया कि कार ने टक्कर ये पड़ोस में चल रही महिला को मारी। मरम्मत करता उत्तरदायी ये ठहराए गए। उसने कहा कि भाई मरम्मत करता, कोर्ट ने कहा कि मरम्मत करता इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। मरम्मत कराने के बाद कोई चेक थोड़ी करता है, भाई आप चेक करें। ऐसे एक मुकदमा नोट है, वादी अपने मित्र से मिलने ये गया और लिफ्ट 6th फ्लोर पर उसका मित्र ये रहता था। 2nd फ्लोर तक लिफ्ट आई, नीचे गिर पड़ी। अब लिफ्ट क्या मानी जाएगी? परिसर। लिफ्ट क्या माना जाएगा? परिसर। वो क्या माना जाएगा? इनवाइटिंग गेस्ट। अतिचारी तो है नहीं, और इनवाइटिंग गेस्ट इसके प्रति आप सतर्कता ये बरतने के कर्तव्य के अधीन है। कौन से? उन सभी संभावित खतरों के प्रति जो वहां उत्पन्न हो सकते। वो तो भवन निर्माण करने वाले और लिफ्ट, ठीक है, इसका रखरखाव जिन इंजीनियर की फर्म, ठीक है, उनके पास था, दोनों को पार्टी बना के मुकदमा फाइल किया। न्यायालय ने भवन के निर्माणकर्ताओं को, ठीक है, उत्तरदायी नहीं माना। उनका ये इंजीनियर की फर्म जो लिफ्ट के रखरखाव के लिए उत्तरदायी, क्योंकि उसका जो कर्तव्य था अपने आमंत्रित अतिथि के प्रति, वो उसने सक्षम इंजीनियर की फर्म, ठीक है, लिफ्ट के रखरखाव के लिए नियुक्त करके उस कर्तव्य का उसने सम्यक निर्वहन ये कर दिया। अब तो इनकी गलती है क्योंकि ये मरम्मत करता है। अब परिसर का कब्जेदार ये दायी और नहीं, मरम्मतकर्ता का भी, ठीक है, उपेक्षा की विधि में कुछ कर्तव्य है उस व्यक्ति के प्रति जिसके बारे में वे जानते हैं कि उनके द्वारा, ठीक है, मरम्मत की गई चीज का उपभोग ये अमुक व्यक्ति करेगा। तो उत्पादक, मरम्मत करता और आपूर्ति करता, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सभी उपेक्षा की विधि में एक प्रकार के कर्तव्य के अधीन है उस व्यक्ति के प्रति जो इनके द्वारा आपूर्त वस्तु का, ठीक है, इनके द्वारा उत्पादित वस्तु का, इनके द्वारा मरम्मत की गई वस्तु का उपभोग करेगा। और उसके प्रति अगर ये अपने कर्तव्य का भंग करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके काम से अंतिम रूप से कोई व्यक्ति, ठीक है, भले ही उस व्यक्ति को ये पहचानते नहीं है, वो आइडेंटिफाइड नहीं है इनके लिए, लेकिन फिर भी ये तो जानते ही हैं कि कोई इनके द्वारा आपूर्त, उत्पादित, ठीक है, यह वितरित वस्तु का उपभोग करेगा, तो उसके प्रति यह कर्तव्य के अधीन है। और यह कर्तव्य कब पैदा होगा? उत्पादित वस्तुओं के संबंध में, अगर इनके द्वारा उत्पादित वस्तु बिल्कुल ऐसा कंज्यूमर के हाथ में पहुंची है और कंज्यूमर के पास उसके उपभोग का, ठीक है, उसके उपभोग से पहले उसके निरीक्षण का कोई अवसर यह उपलब्ध नहीं है, या आदतन उस प्रकार के उत्पाद का निरीक्षण किया ही नहीं जाता। मरम्मत करता यह दायित्व के अधीन है, खुद के द्वारा मरम्मत की गई, ठीक है, वस्तु का ठीक प्रकार से परीक्षण करने के उपरांत ही हो दे, और यह दायित्व उन दशाओं में और बढ़ जाएगा जबकि ये जानते हो कि जिसने मरम्मत कराई उसके अलावा भी कोई है जो उसका उपभोग करे। ठीक है, एक मुकदमा और आपकी किताबों में है, उसमें एक बूचरी यानी कसाई खाना, उसमें जानवर को बांधने के लिए जो जंजीरें दी गई वो त्रुटिपूर्ण थी। 1.5 साल तक उन जंजीरों से काम होता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जंजीरें मोटी थी, त्रुटिपूर्ण थी, ये जानकारी में था। एक दिन जानवर उससे निकलकर भागा और उसने संबंधित कसाई को घायल किया। मुकदमा लाया गया, असफल हुआ, असफल हो गया, नहीं मिला कुछ भी। इसलिए नहीं मिला क्योंकि यह कहा गया कि 1.5 वर्ष
ठीक है, उन्हीं जंजीरों से आप काम चलाते रहे। इसका मतलब उत्पादित माल की कमी ये आपके ध्यान में आ गई थी। उत्पादित माल की कमी ध्यान में ना होती तो मैन्युफैक्चरर लायबल था, लेकिन चूंकि उत्पादित माल की कमी ध्यान में आ गई, फिर तो आपकी खुद की गलती है। और अगर वादी स्वयं का दोषी है, स्वयं दोषी है, तो आप कृत्यविधि में थोड़ा ही कुछ पालेगा। तो ये आपका दायित्व है। ऐसे ही जो लोग खतरनाक माल ले जाते हैं, जो खतरनाक माल भेजते हैं, खतरनाक माल ले जाते हैं, उनका अप्रत्य की विधि में क्या दायित्व है, ठीक है, यह देखा जाएगा। खतरनाक माल 2-3 श्रेणियों का माना जाता है। आग यानी फायर आर्म्स और विस्फोटक, ठीक है, आग, अग्नि, अग्नायुध और विस्फोटक पदार्थ। दूसरा जहरीली औषधियां, ठीक है, या अन्य प्रकार के जो खतरनाक वस्तुएं हो सकती हैं, उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हो या उन्हें अपने परिसर इसमें रख रहे हो, तो आपका क्या दायित्व होगा। इस संबंध में भी उपेक्षा की विधि में निर्धारित किया जाता है। हर व्यक्ति अपनी भूमि पर आग ये तो लाएगा, क्योंकि आग, ठीक है, ये इसके बिना तो मानव जीवन संभव नहीं, ठीक है। तारीख है इंसानी यानी आदमी जो मानव का इतिहास है, इसमें आग का आविष्कार तो बहुत बड़ी घटना यह माना जाता है। 2 आविष्कार आदमी के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक पहिए का आविष्कार और दूसरा आग का आविष्कार। तो आग तो हर व्यक्ति ये अपने घर में लाएगा ही लाएगा, ठीक है। इसीलिए आग, इससे उत्पन्न क्षति के संबंध में कठोर दायित्व का प्रिंसिपल नहीं लागू किया जाता, ठीक है ना। इसीलिए कठोर दायित्व का प्रिंसिपल वहां लागू नहीं होता। यह यूं कहें कि कठोर दायित्व का प्रिंसिपल वैसे लागू नहीं होता जैसे सब जगह लागू होता है। कठोर दायित्व का सिद्धांत जो आपने पढ़ा था, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसमें कहा था अगर आप अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपभोग करते हैं और अस्वाभाविक उपभोग करते हुए कोई वस्तु वहां लाते हैं जो निकल भागने की प्रवृत्ति ये रखती है और वो निकल भागे और किसी को क्षति करे, तो 5 अपवादिक दशाओं को छोड़कर आप संबंधित व्यक्ति के प्रति हमेशा दायित्व के अधीन होंगे। आग के संबंध में यह इसी तरह लागू नहीं होता। आग के संबंध में स्थिति यह है कि अगर आप अपनी भूमि पर आग लाए हैं, ठीक है, तो घरेलू प्रयोजनों के लिए हर कोई लाएगा भाई। घरेलू प्रयोजन के लिए आग तो हर कोई लाएगा और आग लग जाती है, ठीक है। आप घरेलू प्रयोजन से लाए थे, आग लग गई, ठीक है। यह दुर्घटनावश आग लगी और फैल गई, तो आपका कोई दायित्व तो नहीं है। नहीं तो आप देखें किसी के घर में आग लगती है, उससे दूसरे के घर में पहुंच जाती है, ठीक है, दूसरे को काफी नुकसान हो जाता है, लेकिन दूसरा पहले से किसी प्रकार के प्रतिकर की मांग ये नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इस संबंध में फायर प्रिवेंशन एक्ट इंग्लैंड का वो काम करता है। हमारे यहां भी तत्संबंधी अधिनियम ये बने हुए हैं। लेकिन अगर आग आप जानबूझकर लगाते हो तब तो भाई दायित्व होगा, या आपके सेवक, ठीक है, ये स्वयं आपकी उपेक्षा से ये आग फैलती है, ठीक है, तब भी आपका दायित्व माना जाएगा। आपके सेवक की उपेक्षा से या, ठीक है,
आपके स्वयं की उपेक्षा से, और या फिर आप अपनी भूमि पर कोई ऐसी वस्तु लाते हो जानबूझकर जिससे दूसरे की भूमि पर आग पहुंच जाने का खतरा है, और फिर पहुंच जाती, तब कठोर दायित्व का सिद्धांत भी लागू हो जाएगा। लेकिन ऐसा सच लागू नहीं होगा कि आपकी भूमि पर, ठीक है, घरेलू ढंग से आग लाई गई और वो निकल भागी और कहीं पहुंच गई, ठीक है, या आपके घर में दुर्घटनावश आग लग गई और दुर्घटनावश आग लगने के कारण वो दूसरे की भूमि पर पहुंच गई और कठोर दायित्व के सिद्धांत के मुताबिक आपको उत्तरदायी ठहरा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप जानबूझकर ऐसी वस्तुएं आपने खूब पेट्रोल डीजल इकट्ठा कर रखा है, ठीक है, अपनी भूमि पर बाई चांस आग लगी फिर तो जाएगी दूसरी की, ठीक है ना, क्योंकि पेट्रोल डीजल आपने इतना इकट्ठा कर रखा है। अब कठोर दायित्व का प्रिंसिपल ये लागू होगा। आपने घरेलू प्रयोजन के लिए आग जलाई, दुर्घटनावश लग गई, दूसरों के घरों में वहां भी पहुंच गई, ठीक है, दूसरों को नुकसान भी हो गया, लेकिन आप उत्तरदायी हो जाए, यह स्थिति नहीं आएगी। लेकिन आप जानबूझकर आग लगा रहे हैं, या आपके सेवक या आपकी उपेक्षा के कारण, जैसे मुकदमा आपकी किताबों में है, उस मुकदमे में क्या हुआ, आकाशीय बिजली ये गिरी पेड़ पे आग लग गई, और आग लग जाने के बाद क्या हुआ कि जो प्रतिवादी है उसने पेड़ के टुकड़े टुकड़े ये कर दिए, पेड़ के आसपास सफाई कर दी, कूड़ा ही नहीं रहेगा, जलेगा कैसे, ठीक है ना, उसे बुझाया भी लेकिन ठीक से नहीं बुझाया, और कूड़ा इकट्ठा करके आग दबा के और चले गए, इस विश्वास के साथ कि आग स्वयं बुझ जाएगी। बाई चांस हवा चली, आग और फैल गई। अब दायित्व होगा, अब दायित्व होगा, यानी आग आपकी भूमि पर है, स्वाभाविक रूप से दुर्घटनावश आप ही के घर में लग गई, फैल गई, कितनी भी फैल जाए किसी को नुकसान होगा, कोई दायित्व नहीं होगा। लेकिन आग आप जानबूझकर लगाएंगे या आपकी गलती के कारण फैलेगी, आपकी उपेक्षा के कारण फैलेगी, तो फिर दायित्व होगा। ऐसे एक मुकदमे में उन्होंने अपने घर में ग्रीस, पेंट, ठीक है, ये सारी चीजें इकट्ठा कर रखी। ग्रीस क्या है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इवन ग्लिसरीन ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ग्रीस, पेंट, सारी चीजें ये इकट्ठी कर रखी है। बाई चांस उनकी भूमि पर आग लगी, आग दूसरे की भूमि पर पहुंची, अब क्योंकि आपने अपनी भूमि पर आग लगाने वाली वस्तुएं इकट्ठी कर रखी, इसलिए कठोर दायित्व लागू हुआ और आपको दायी ठहराया गया। यानी आग दो ही तरीकों से दायित्व को उत्पन्न करेगी। अगर आप आग, नो डाउट एक खतरनाक वस्तु है, और आप उसे अपनी भूमि पर लाए सिर्फ इसलिए आपका दायित्व उसके फैलने से हो जाए दूसरे के प्रति, जो उसके फैलने से नुकसान उठाता है, ये नहीं है, ये नहीं है। आग इससे किसी को नुकसान होने की दशा में आप दो दशाओं में दायित्व के अधीन होंगे। दायित्व के अधीन होंगे यानी जिससे नुकसान होगा उसके प्रति उत्तरदायी ये हो जाएंगे आप, उसे प्रतिकर दिलाया जाएगा। केवल दो दशाएं, एक जब आप क्या करते हैं, जानबूझकर आग लगाते हैं। अरे किसी के घर में जानबूझ कर लगाओगे, किसी की दुकान में, मकान में, गोडाउन में, खेत में, तब तो आपका दायित्व होगा ही होगा, या लापरवाही, ठीक है, उपेक्षा, इसके कारण आग लगेगी। ऐसा, ठीक है, मैन ऑफ जनरल प्रूडेंस, एक सामान्य बुद्धि के मनुष्य होने के नाते आग से व्यवहार करते समय आपका व्यवहार
सावधानीपूर्ण होना चाहिए। और यदि यह पाया गया कि आपके कारण ऐसा हुआ है, आपके कारण मीनिंग भाई आपके उपेक्षा और लापरवाही भरे कृत्यों के कारण, तो फिर जिसको नुकसान होगा उसके प्रति आप दायित्व के अधीन भी होंगे। एक स्थिति। दूसरा, आप अपनी भूमि पर आग जल्दी पकड़ने वाली वस्तुएं इकट्ठा करना, तो ऐसा आप अपनी रिस्क पर करोगे। फिर आपको सेफ्टी मेजर्स ज्यादा लेने चाहिए। और फिर अगर आग फैलती है तो भी आप दायित्व के अधीन होंगे। दुर्घटनावश आपने स्वाभाविक ढंग से आग अपनी स्थान पर आप लाए और वो दुर्घटनावश फैल गई, तो आपका कोई दायित्व फायर प्रिवेंशन एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब इस दशा में कोई दायित्व आपका नहीं होगा। जहां तक अग्नायुधों का सवाल है, फायर आर्म्स का सवाल है, तो फायर आर्म्स के संबंध में आपका दायित्व और दुर्भर है। आपका कुछ नहीं सुना जाएगा। फायर आर्म अगर आपने किसी के हाथ में दिया है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक चीज है, आपने किसी को दिया तो फिर आपसे बहुत सावधानी की जरूरत है, और आपने बहुत सावधानी नहीं बरती और उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, ठीक है, तो आप दायित्व के अधीन होंगे। इवन अग्नायुधों के संबंध में पोजीशन यह है कि लगभग स्थिति यह है कि अगर नुकसान पहुंचा तो आप दायित्व के अधीन होंगे ही होंगे, जब तक कि ऐसा ना हो कि जिसे नुकसान पहुंचा उसी ने स्वयं कोई ऐसी कार्यवाही की जिसके कारण से उसे नुकसान हो गया। ठीक है, जब तक यह पोजीशन ना हो तब तक अग्नायुधों के संबंध में आपका दायित्व होगा ही होगा। मुकदमा है आपकी किताबों में कि वादी ने, ठीक है, अपनी लड़की इससे भरी हुई बंदूक ये प्रतिवादी से मंगाई है और प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वो कपलिंग यानी बंदूक में लगी हुई एक चीज हटा दे ताकि बंदूक चले नहीं, ठीक है, चले नहीं हो। वादी उल्टा बोल गए, ठीक है, जिससे चोट पहुंची वादी तो वो होगा, ये तो प्रतिवादी होंगे। इन्होंने अपनी लड़की से किसी से बंदूक मंगवाई, उसने कपलिंग हटाई लेकिन कपलिंग ठीक से नहीं हटी। लड़की ने यह माना कपलिंग हटी हुई है, उसने निशाना लेकर जैसे लोग खेल खेल करते हैं चला दिया, ठीक है, चोट लगी, इन्हें उत्तरदायी माना गया कि आप उत्तरदायी हैं। अग्नायुध अगर आप किसी के हाथ में देते हैं तो ये 100% आप सुनिश्चित करके दें कि अग्नायुध किसी को नुकसान न पहुंचाए। और माना यह गया है कि कारतूस और अग्नायुध अलग अलग रखने चाहिए, ठीक है, और अगर आप कारतूस उसमें लगाकर रखते हैं तो फिर ये आपका रिस्क है। अगर नुकसान पहुंच गया और स्वयं, ठीक है, वादी का ही कोई दोष न हुआ तो फिर आप दायित्व के अधीन होंगे। यही स्थिति एक्सप्लोसिव्स के संबंध में है, विस्फोटकों के संबंध में है, और यही स्थिति जहरीली औषधियों के संबंध में है, क्योंकि औषधि, ठीक है, जहरीली नहीं होगी ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, औषधि हमेशा जहर के प्रभाव से मुक्त हो ये तो नहीं भाई। एंटीवेनम है सांप के काटने का, इंजेक्शन बनेगा तो सांप ही के जहर से। एंटीवेनम जिसे सांप ने काटा है उसे दिया जाएगा, उसके लिए जिंदगी है, और एंटीवेनम स्वस्थ व्यक्ति को दे दो मर जाएगा, क्योंकि है तो सांप का जहर ही। पहुंचा तो सांप के कांटे का प्रभाव दिखेगा आपके शरीर में। इवन एक सांप का एंटीवेनम है और दूसरे सांप ने काटा है, आप दे दो तो भी मर जाएगा। तो अगर जहरीली औषधि है तो ये मैन्युफैक्चरर की, सप्लायर की, केमिस्ट की, ड्रगिस्ट की, जिसके हाथ में वो, उसे इस प्रकार से, ठीक है, उस औषधि की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है कि उससे किसी को नुकसान ना हो। आप ये भी तर्क नहीं दे पाएंगे
कि ये हमसे खरीद के नहीं ले गई थी ये चीज, इन्हें हमने बता दिया था। नो। इसीलिए आप देखें जहरीली औषधियां जो होती उनके रैपर पे लिखा होता है, एक खोपड़ी बनी होती, दो हड्डियां इसे दिखाई गई होती है इसे करके, और खींचे फैली होती है उस कपाल की, ठीक है, और लिखा होता है खतरा, डेंजर। फिर उसके नीचे लिखा होता है कि ये औषधि जहरीली है, बच्चों के प्रभाव पकड़ से दूर रखें। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं क्योंकि जहरीली औषधियां हैं। उनके संबंध में यह तर्क नहीं चलेगा कि अमुक व्यक्ति इसे हमसे खरीद के ले गया था और उसे हमने बता दिया था। आपको मालूम होना चाहिए किसी के भी हाथ में जा सकती, बीच में कितने भी लोगों के हाथ में गई हो जहरीली औषधि, अगर उस पर प्रॉपर चेतावनी नहीं है, प्रॉपर वार्निंग नहीं है, तो स्थिति यह रहेगी कि मैन्युफैक्चरर या ड्रगिस्ट या केमिस्ट जिसने दी होगी सब लायबल। ठीक है, क्योंकि जहरीली औषधियों के मामले में जो सावधानी का स्तर है वो बढ़ा हुआ है। अन्य जहरीली या अन्य खतरनाक वस्तुएं, जैसे एक नाई, ठीक है, बाल डाई करने वाला कलर उसने एक के लगाया, उनके बाल वो सफेद हो गए हो, ठीक है, और डर्मेटाइटिस ये भी हो गया। लीवर में भी सिरोसिस होती है और स्किन में भी सिरोसिस होती है, और सिरोसिस इसका कुछ सिरोसिस कहते हैं, कुछ सोराइसिस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी विशेषता यह होती कि जिस अंग में हो जाएगी ये ठीक नहीं होती कभी। लीवर सोराइसिस है तो लीवर सोराइसिस में लीवर ठीक नहीं होगा कभी जीवन में। हां, उसे कंट्रोल रखा जा सकता है, यानी आप लगातार परहेज करिए, जीवित रहेंगे, नॉर्मल लाइफ ये रहेगी। स्किन सोराइसिस है, वो तो स्किन सोराइसिस में भी जो डॉक्टर बताए वो करते रहिए, ठीक है। ऐसे ही डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये भी बीमारी है त्वचा की, उन्होंने डाई लगाई, उन्हें डर्मेटाइटिस भी हो गई, बाल भी सफेद हो गए, नाई पर मुकदमा किया गया, उसने कहा साहब अमुक ये पदार्थ हमने लगाया, मैन्युफैक्चरर उनके, और क्यों वो खतरनाक पदार्थ माना गया, डर्मेटाइटिस हो रही थी, लेकिन न्यायालय ने उत्तरदायी नहीं माना क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी लायबिलिटी का निर्वाह ये कर दिया था। उस पैकेट पे लिखा था कि 1 और 2% लोगों को ये इससे नुकसान ये भी हो सकता है, ठीक है, 1 और 2% लोगों को नुकसान हो सकते हैं त्वचा संबंधी, इसलिए इसे प्रयोग करने से पहले आप परीक्षण कर लें। जैसे डॉक्टर कहता है कि लगा के देखना, अगर इचिंग होने लगे या कोई बात होने लगे तो हमें बताना, फिर फट से, फिर आगे मत करना, हमें पहले बताना। या कई ड्रग्स देते हैं डॉक्टर्स तो वो कहते हैं यहीं बैठो, और कोई परेशानी हो तो तुरंत हमें बताओ, पसीना आने लगे, खुजली होने लगे या कुछ हो तो हमें तुरंत बताना, ठीक है। तो लिखा है क्योंकि पैकेट पे कि 1 या 2% लोगों को ऐसा हो सकता है, तो इसलिए नाई को उत्तरदायी फिर माना कि भाई तुमने परीक्षण क्यों नहीं किया उन्हें। तो यहां से हम दायित्व का सिद्धांत ये समझ सकते हैं। उदाहरणों से कोई लाभ नहीं होने वाला कि हम बहुत उदाहरण देते रहे, उदाहरणों से सिर्फ बात इतनी है कि आपको दायित्व का प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी क्या है इसको समझना चाहिए कि अग्नायुधों के मामले में प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी ये बहुत कठोर है। हर कीमत पर आपको सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अगर वादी के अपने काम के परिणाम स्वरूप क्षति वादी को हुई, बात अलग है, अदरवाइज अग्नायुध लेकर चलने वाला व्यक्ति है, उसका कर्तव्य सामान्य जनता के प्रति अत्यधिक कठोर है और अग्नायुधों से हुई किसी भी क्षति के लिए वह उत्तरदायी माना जाएगा जब तक कि अजनबी का अथवा वादी का स्वयं का हस्तक्षेप उस घटना के लिए उत्तरदायी ये न हो। प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी अन्य खतरनाक वस्तुओं के संबंध में क्या है कि आप प्रॉपर वार्निंग ये इश्यू करेंगे। अगर प्रॉपर वार्निंग नहीं है, ठीक है, तो फिर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर ये लायबल माने जाएंगे, ठीक है। खतरनाक औषधियों के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी क्या है
खतरनाक औषधियों के संबंध में यह है कि बीच में कितने भी लोग आ जाएं, हमेशा मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर उत्तरदायी माना जाएगा, या फिर वो इतनी वार्निंग उस पर दे जो प्रॉपरली उस वस्तु के खतरों से लोगों को आगाह करने के लिए पर्याप्त ये हो। आग के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी क्या है? आग के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी यह है कि या तो आपने जानबूझकर लगाई है, या आपके सेवक की उपेक्षा के कारण आग लगी, या आपने अपनी भूमि का अस्वाभाविक उपभोग करते हुए वहां जलने वाली वस्तुएं इकट्ठा करके रख ली, तब आप उत्तरदायी माने जाएंगे। आग, अग्नायुध, विस्फोटक, खतरनाक औषधियां, खतरनाक माल, खतरनाक जानवर, इन्हें पाल रखा है आपने। देखिए, जानवरों के संबंध में जो लायबिलिटीज अकृत्य की विधि में वो 3 तरह से पैदा होता है। पहली, जानवरों के संबंध में लायबिलिटी, जानवरों के द्वारा आप हमला और संप्रहार यह करवा सकते हैं। जानवरों के द्वारा आप उपहति और घोर उपहति यह भी कार्य कर सकते हैं। 324, 326 नई आईपीसी में कोई सेक्शन हो, जीव जंतु के द्वारा उपहति कारित करना, ठीक है ना, और जीव जंतु के द्वारा घोर उपहति यह कारित करना। ऐसे ही अकृत्य में है। जीव जंतु, आपने कुत्ता किसी पे, ठीक है, दौड़ा दिया, काटा नहीं उसने, लेकिन हमला तो हुआ, हमला तो हुआ, काट भी लिया, ठीक है, तो घोर उपहति या उपहति जो हुई हो, अकृत्य में संप्रहार और हमला यह भी हुआ, ठीक है ना। तो एक तो जानवरों के माध्यम से अकृत्य की विधि में यह दायित्व भी पैदा हो सकता है कि अकृत्यों की दुनिया में जो अकृत्य के रूप में स्पेसिफिक ट्रॉट के रूप में जाने गए हैं, उन स्पेसिफिक ट्रॉट्स में से कोई ट्रॉट घटित हो जाए। जैसे उत्ताप, न्यूसेंस। न्यूसेंस क्या कहता है? आप कोई ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा काम जिसके कारण से उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के रहने वाले लोग, ठीक है, जिन अधिकारों को उपभोग में लाने के अधिकारी हैं, उन अधिकारों के उपभोग का समय आने पर जब उन अधिकारों का उपभोग करें तो उन्हें क्षति, बाधा या क्षोभ ये कारित होने लगे। आपने न्यूसेंस किए, ये है न्यूसेंस की परिभाषा। आपने बढ़िया 25 सुअर पाल लिए, ठीक है, न्यूसेंस है, ठीक है, लोग वहां रहेंगे तो गंदगी रहेगी। जब उन्हें उन अधिकारों का उपभोग करने का अवसर आएगा, जिन अधिकारों के उपभोग करने के वे अधिकारी हैं, तब उन्हें क्षति, बाधा या क्षोभ ये होगा। तो जानवरों के माध्यम से आप उत्ताप, न्यूसेंस, इसके भी दोषी हो सकते हैं। हम लोगों ने ट्रेसपास देखा था, अतिचार, जानवरों के द्वारा अतिचार यह भी घटित हो सकता है। इसके अलावा खतरनाक जानवरों के पालक, ठीक है, यह भी जानवर पालने के कारण, ठीक है, उन्होंने हमला संप्रहार किसी पर नहीं किया, उन्होंने उचकाया थोड़े ना, उन्होंने, ठीक है, उत्तेजित थोड़े किया अपने जानवर को, तो हमला संप्रहार नहीं किया उन्होंने। बढ़िया पपी है तो उससे कोई, ठीक है, दुर्गंध आदि पैदा हुई, उत्ताप हुआ हो, यह भी नहीं है। पपी तो लोग खोपड़ी पर रखकर चलते हैं, ठीक है, टोपी की बजाय पपी रख लेते हैं, ठीक है, पी दोनों में है, टोपी में भी, पपी में भी, जो भी है, ठीक है, तो न्यूसेंस नहीं हुआ ना, अतिचार हुआ, क्योंकि पपी वो घर निकलने में उन्हें दिक्कत है, तो अतिचार कहां से होगा। लेकिन पपी किसी के काट तो सकते ही हैं, तो पपी अगर आप रखते हैं तो सारी जिम्मेदारी आपकी है, चाहे ये पी ना करें, अगर इन्होंने की तो फिर दिक्कत आपको हो सकती है। 324 भी लिखेगी और हो सकता प्रतिकर के लिए आप दायित्व के अधीन ये भी हो जाए। और कई बार तो हमें भी गुस्सा आती है कि वाकई अब चूंकि ऐसा करो तो लोग ये कहते हैं ये वकालत दिखा रहे हैं, लेकिन वाकई कई बार इतना गुस्सा आता है, आपको मालूम है कुत्ता आपका बदतमीज है और फिर भी आप अपने अंदर बैठे हैं, वो बाहर घूम रहा है। अब किसी काट ले तो, और काट लेते हैं। हिंदुस्तानी समाज बहुत सहनशील है, इसलिए वो शिकायत नहीं करता। इंग्लैंड में तो मुकदमे हो जाएंगे, ठीक है, आपराधिक और दीवानी दोनों
व्यवस्था यहां भी है। जो खतरनाक जानवरों के पालक हैं, देखिए दो प्रकार के जानवर हैं। एक जो प्रकृति से खतरनाक है, प्रकृति से जंगली है, जो शेर है, भालू है, चीता है, सांप है, बंदर है, ये प्रकृति से खतरनाक है। इसे आपने पाला, उसने किसी को नुकसान पहुंचाया, आप दायी हैं, आपकी कुछ नहीं सुनी जाएगी, आप दायी हैं, क्योंकि जानवर प्रकृति से खतरनाक है। कहते ना वहशी है, ठीक है। एक शब्द आता है, वो हाथी मेरे साथी में एक गाना था कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे तारे, ठीक है। तो वहशी ये शब्द जानवरों के साथ आता है। शेर, चीता, ठीक है, ये जंगली जानवर है, इन्हें आप रख रहे हैं, अपनी रिस्क पर रखिए, किसी को नुकसान हुआ आप लायबल हैं, ठीक है। शेर, चीता, भालू, जो भी जंगली जानवर माने गए, लेकिन कुछ जानवर जंगली नहीं है। वो जैसे बिल्ली है, कुत्ता है, ठीक है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, बैल है, घोड़ा है, ये खतरनाक नहीं माने गए, इन्हें आप रखते हैं और ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सामान्य तौर पर आपका दायित्व तो नहीं होगा। हमने सिर्फ इतना ही बोला है, सामान्य तौर पर आपका दायित्व तो नहीं होगा, ये हमने कहा है। हमने ये नहीं कहा कि आपका दायित्व तो नहीं होगा, किंतु अगर आपको अपने जानवर की दुष्ट प्रवृत्ति का ज्ञान है, ठीक है, कि ये अमुक बात को देखकर भड़क जाता है, और फिर आपने, ठीक है, उस बात के प्रति सावधानी नहीं बरती और लोगों को नुकसान हो गया, तो आप दायी हैं। यानी अगर आपको मालूम है कि आपका कुत्ता जंजीर में बंधे होने पर भड़कता है और वो जंजीर में बंधा हुआ है, कोई मेहमान या कोई घुस रहा है, कोई मान लीजिए मांगने ही वाला है, बेगर है, भिखारी है, तो भिखारी आदमी नहीं है, वो बंधा है जंजीर में, तो भड़केगा, काट लेगा, ठीक है। तो उसकी इस दुष्ट प्रवृत्ति का आपको ज्ञान है, आप दायी हैं। सामान्य तौर पर कुत्ते, ठीक है, ये खतरनाक जानवर नहीं है, ठीक है। तो आप खतरनाक जानवर के पालक के तौर पर उत्तरदायी हो जाए, सामान्य स्थिति यह नहीं होगी। जैसे आपकी किताबों में कुत्ता हेड से, ठीक है, एक वो पूरा नोट है, पैराग्राफ, उसका शीर्षक ही कुत्ता है, नेग्लिजेंस के चैप्टर में। अब आप सोचिए कि कुत्ता और बिल्ली शीर्षकों से भी चैप्टर लिख दिए गए, तो तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हारे बारे में, ठीक है, कुत्तों को शीर्षक मानकर भी चैप्टर लिखे गए, तो उसमें कुत्ता शीर्षक से लिखा हुआ है आपकी किताबों में। उसमें यह है कि एविडेंस इस बात का था कि नौकर कई बार उस कुत्ते को लेकर गया, उसने लोगों पर हमले किए, इससे पहले भी लोगों पर दौड़ता था, और उसने एक को काट लिया, दायी ठहराए जाएंगे आप। और दूसरा उदाहरण कि वादी अपनी कार में कुत्ता बंद करके, अब उसने प्रॉपर सेफ गार्ड लिए, ठीक है, बंद करके चला गया, अक्सर चला जाता था, कभी वो कुछ नहीं कहता था, बाई चांस वादी वहां पर से निकला। और कई बार होता है कि जानवर किसी को देख के भड़क उठता है, कुत्ता एकदम भड़क उठा, उसने कार के अंदर उछल कूद मचाई, खिड़की टूटी, खिड़की का शीशा इसकी आंख में गया, उत्तरदायी नहीं माना गया, क्योंकि एक तो कुत्ता खतरनाक जानवर नहीं था, उसने प्रॉपर केयर एंड कॉशन ये भी लिया, और उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पूर्वानुमानित क्षति, दोनों गुरु स्टीवेंसन के शब्दों में कहें तो पूर्वानुमानित क्षति भी नहीं, ये कौन अंदाज कर लेगा कि ऐसा हो जाएगा। ये सिंपल दुर्घटना है। एक बिल्ली शीर्षक से दिया है, तो उसमें क्या, एक बिल्ली, उसके बच्चे थे, वो एक होटल में, ठीक है, एक कमरे में रह रही थी, वादिनी अपने पति और कुत्ते के साथ होटल में गई, होटल मालिक ने तुरंत बिल्ली का कमरा बंद कर दिया, आप कितना बंद करो, वो तब भी निकल आई,
ठीक है, उसने उनके कुत्ते पर भी हमला, सोचिए कुत्ता कैसा रहा होगा कि बिल्ली ने हमला कर दिया। भाई कुत्ता किस किस्म का रहा होगा आपको नहीं समझे। तो उन्होंने कुत्ते पर हमला कर दिया, कुत्ता भाग खड़ा हुआ, वादी के पति ने बचाया, बिल्ली ने पति पर हमला कर दिया, इन्होंने बचाया, वादिनी ने इन पर भी हमला किया उसने। अब ये मुकदमा ले आई, कायदे तो इन पर आना चाहिए, तुमने ऐसा कुत्ता पाला कि जिसमें बिल्ली हमला कर दे। ठीक है, कायदा तो यह कहता है, लेकिन साहब हुआ नहीं, माना उत्तरदायी। उनका बिल्ली सामान्य तौर पर भड़केलू नहीं थी, बाई चांस उसके बच्चे थे, इसलिए जो कुत्ता लेकर आएगा उस पर वो भड़केगी। ठीक है, और वो भड़की और उस पर प्रॉपर सेफगार्ड भी लिया, कमरा बंद किया, सब कुछ किया। आप क्या करें, हो गया हो गया। लेकिन जानवर अगर खतरनाक रहा होता तो नुकसान हुआ होता, तब ये उत्तरदायी होते। तो खतरनाक जानवर ये दो कैटेगरीज में विभाजित कर दिया, और जानवरों के माध्यम से आप अन्य प्रकार के अकृत्यों के दोषी, जैसे हमला, संप्रहार, उत्ताप, अतिचार, इसके भी दोषी हो सकते हैं। और इसके बिना, ठीक है, सीधे सीधे जानवर के कारण भी आप अकृत्य की विधि में दायित्व के अधीन उपेक्षा, यानी उपेक्षा में भी आप, ठीक है, जानवर के आधार पर दायी ठहराए जा सकते हैं। ठीक है, उपेक्षा की विधि में उपेक्षा का अकृत्य भी जानवर के माध्यम से घटित यह हो सकता है। उपेक्षा का अकृत्य भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या डिस्ट्रीब्यूटर या सब इनके माध्यम से होने पर हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग उपेक्षा के अकृत्य की बात कर रहे हैं। खतरनाक वस्तुएं, आग, अग्नायुध, इनके संबंध में भी, ठीक है, इनके माध्यम से भी आप उपेक्षा के अकृत्य के दोषी ये हो सकते हैं। और जानवरों के माध्यम से आप उपेक्षा की विधि में इसमें भी दोषी हो सकते हैं। और आप उपेक्षा की विधि के अतिरिक्त हमला, संप्रहार, उत्ताप, अतिचार, इसके भी दोषी हो सकते हैं जानवरों के माध्यम से। अब बचती वकीलों की उपेक्षा। तो सामान्य तौर पर वकीलों का उपेक्षा में जो दायित्व माना है वो तब माना है जब वकील एकदम ऐसी गलती करें, ठीक है, जो बिल्कुल साफ दिखाई देती है। सामान्य तौर पर वे उपेक्षा की विधि में दायी नहीं है, क्योंकि वही बात है कि वकील है, डॉक्टर है, उसे बहुत उपेक्षा का डर आप दिखाएंगे तो फिर समाज का नुकसान होगा, फिर वो रिस्क ही नहीं लेगा, वो कहे हम तो उपेक्षा में दायी हो जाएंगे। लेकिन तब दायी माना है वकीलों को, जैसे आपने एक दावा टाइम बार्ड कर दिया, आप डाले रहे, अब वो टाइम बार्ड हो गया। ठीक है, आपने काला अवरोधित कर दिया, टाइम बार्ड कर दिया, उसे फाइल करने के 2 साल का समय था, आपने 3 साल आप डाले ही रहे, वकील कहता रहा, आपने दायर ही नहीं किया, अब आप दोषी हैं। ठीक है, आपने जो नेसेसरी पार्टी थी, यानी आप वकील होने का दावा कर रहे हैं तो न्यायालय की प्रक्रिया के नियम, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, सबस्टेंटिव लॉ, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और अपने पेशे की, आपके पेशे की जो, ठीक है, जरूरतें हैं वो तो आप पूरी करेंगे। जैसे विटनेस जब परीक्षित हो रहा है कोर्ट में, तो आप खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, आप खड़े ही नहीं हुए और इसके कारण से कोई नुकसान वहां हो गया, तब आप उपेक्षा के, ये उपेक्षा के स्पष्ट मामले हैं। ठीक है, जहां पर ये दोषी माने जाएंगे वकील, या वकीलों के कारण से मुवक्किल पर कास्ट लगी, आपने केस तैयार नहीं किया प्रॉपर, आपने एग्जम्पशन सीख किया, ठीक है, एग्जम्पशन यानी एडजमेंट सीख किया कि साहब आज हम तैयार नहीं है, ठीक है, और उस पर कास्ट लगी, कास्ट उसी पर लगेगी, ठीक है, तो वो फिर आपसे इस कास्ट को वसूल सकता है। हालांकि कोई नहीं वसूलता, लेकिन अगर वसूलना चाहेगा तो फिर वसूली जाएगी। प्रिंसिपल यही है कि आपके कारण हुआ ये, ठीक है। सामान्य तौर पर उपेक्षा की विधि में वकील उत्तरदायी नहीं है, लेकिन यदि वे अपने पेशे से संबंधित ऐसी उपेक्षा प्रदर्शित करते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं कहा जा सकता, जैसे प्रक्रिया के नियमों के विषय पर अज्ञानता, यह प्रदर्शित होती है। प्रक्रिया विधि,
ठीक है, इसके संबंध में अज्ञानता प्रदर्शित होती है। न्यायालय की जो प्रोसीडिंग जिस ढंग से चलती हैं, गवाहों को ठीक ढंग से अपरीक्षित नहीं कराते, किसी दावे को कालाविरोधित कर देते हैं, तब फिर आप दोषी माने भी जाएंगे। ऐसे ही आपकी किताबों में रास बनाम काउंटर्स जो मुकदमा नोट है, रास बनाम काउंटर्स में क्या हुआ है? रास बनाम काउंटर्स में जो वादी है उसने, ठीक है, उसे एक वसीयत संपदा जो मिलने वाली थी, जिसे वसीयत करनी थी उसकी वसीयत ही इन्होंने नहीं की, तब तक वो मर गया। जिसे वसीयत करनी, तो इसे जो संभावित वसीयतदार होता, इसके प्रति वकील साहब को उपेक्षा की विधि में उत्तरदायी माना गया। ये स्थिति बैरिस्टर, काउंसलर सबको, ठीक है, ये छूटे प्राप्त। तो उपेक्षा की विधि में वकील, ठीक है, तब उत्तरदायी माने जाएंगे जब वे अपने पेशे से संबंधित कोई ऐसी गड़बड़ करें जो प्रत्यक्ष उपेक्षा के मामले को गठित करती हो। सामान्यतः वकील प्रतिपक्षी के प्रति किसी उपेक्षा को प्रदर्शित करने के दोषी ये नहीं माने जाएंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वे प्रतिपक्षी के प्रति भी उपेक्षा के दोषी ये मान लिए जाएंगे। जैसे प्रतिपक्षी ने आप पर विश्वास किया, आप जिस पक्ष के वकील हैं उसके ही प्रति सामान्य तौर पर आप उपेक्षा की विधि में दायी होंगे यदि आप अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन नहीं करते। लेकिन प्रतिपक्षी ये आप पर विश्वास करता है, जैसे उसने कहा, कहते लोग कि वकील साहब पास जमा कर दो ये चीज और समझौता पक्षकारों में हो जाएगा, तो फिर समझौते के मुताबिक ये चीज, ठीक है, डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी। वकीलों का वैश्वासिक संबंध होता है अपने मुवक्किलों से, इसलिए दोनों मुवक्किल उन पर विश्वास करते हैं। आपकी किताबों में एक मुकदमा नोट है, उसमें क्या हुआ, पति पत्नी के बीच झगड़ा है। वकील साहब ने विश्वास दिलाया पत्नी को कि हम बच्चों का पासपोर्ट ये नहीं देंगे इनको, पति महोदय को। इन्होंने इस कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया। सम्यक प्रकार पति किसी प्रकार बच्चों का पासपोर्ट पाने में सफल हुआ, वो उन्हें लेकर कुवैत चला गया। इन्हें प्रतिपक्षी के प्रति उत्तरदायी उपेक्षा की विधि में माना गया कि आपने सम्यक सतर्कता उसके प्रति नहीं रखी, जिसके कारण उसे नुकसान हुआ। तो वकील साहब सामान्य तौर पर प्रतिपक्षी के प्रति उत्तरदायी नहीं है उपेक्षा की विधि में, लेकिन और सामान्य तौर पर उपेक्षा के लिए उन पर मामले नहीं चल सकते। लेकिन अगर वे अपने कर्तव्य, ठीक है, उसके निर्वहन में इस प्रकार की उपेक्षा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जिसे वकालत के पेशे में यह माना जाए कि ये किसी भी ढंग से, ठीक है, पेशे के अनुरूप आचरण नहीं है, तो फिर वे उपेक्षा में दोषी माने भी जा सकते। ये आपका विशेष व्यक्तियों का उपेक्षा की विधि में क्या दायित्व हो सकता है, ये आपको बताया गया। अब जो चीजें बची हैं उपेक्षा में, एक कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये बचा है, और जब उपेक्षा की कार्यवाही चलेगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, बस दो बातें और बची। इसके बाद उपेक्षा, ठीक है, खत्म हो जाएगी, और फिर दो ही प्लॉट बचेंगे, एक न्यूसेंस और दूसरा उपेक्षापूर्ण अपकथन। उसके बाद नई बात शुरू होगी। ठीक है।